हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बिकम ए सक्सेसफुल साइट इंजीनियर। कोई भी एक सिविल ग्रेजुएट जो है, जब आपका कॉलेज पास आउट होने के बाद में जब वो फ्रेशर रहता है, तो जब कोई भी कंपनी जो ज्वाइन करता है तो उसकी जो सबसे पहले जो पोस्ट उसकी होती है वो होती है आपका साइट इंजीनियर। कोई भी जब भी आप ग्रेजुएट जाओगे, मैंने भी जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे भी सबसे पहले जो अपनी ज्वाइनिंग मिली थी वो एज ए साइट इंजीनियर की मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली थी। तो कोई भी ग्रेजुएट होता है तो जब भी अपने करियर की शुरुआत करता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो सबसे पहले आपका साइट इंजीनियर से ही अपना करियर की शुरुआत करता है। सो अगर आपको एक सक्सेसफुल साइट इंजीनियर बनना है तो आपको कौन कौन सी स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो सारी की सारी स्किल्स जो है हम 1 बाय 1 जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट स्किल्स आती है वो है आपका ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग क्या होता है कि आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी आप साइट पे बनाने वाले हो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कौन रिप्रेजेंट करती है? आपका ड्राइंग से रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप साइट इंजीनियर हो, आपको साइट पे वर्क कराना है, साइट पे आप वर्क तभी करा पाओगे जब आपको ड्राइंग रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे कोई ड्राइंग रीड करनी है, आपको प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, जितने भी डिफरेंट टाइप की आपकी ड्राइंग होती है उनको कैसे आपको रीड आउट करना है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे आना चाहिए ड्राइंग रीडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका जैसे ये आपका फाउंडेशन प्लान है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग का सेक्शन है। इसके अलावा नीचे आपका जो ये पूरा लेआउट है, ग्राउंड फ्लोर लेआउट। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये फ्लोर बीम की स्लैब है। तो इसी तरीके से आपका मल्टीपल ड्राइंग्स होती हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको स्टार्टिंग में फाउंडेशन वर्क कराना है तो आपको फाउंडेशन प्लान की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फाउंडेशन प्लान के साथ साथ जो आपकी फाउंडेशन की डिटेल ड्राइंग होती है, जिसमें कि आपका फुटिंग का क्या साइज रहेगा, उसमें रेनफोर्समेंट क्या लगने वाली है, आपका उसकी जो आपकी कंक्रीटिंग होने वाली है, उसमें ट्रेपेजोइडल सेक्शन अगर दिया है तो उसकी क्या आपकी विड्थ रहेगी, क्या लेंथ रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको फाउंडेशन प्लान के अंदर मिल जाएगा। सेक्शन हमें बताता है बिल्डिंग का कि आपकी हाइट क्या रहेगी, कौन सा कंपोनेंट आपका अप है, कौन सा डाउन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पोर्शन आपके बिल्डिंग के ऐसे होते हैं कि उनका लेवल जो है बाकी आपका जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने टॉयलेट के जो संकन होते हैं, संकन का पोर्शन आपका थोड़ा डाउन होता है एज कंपेयर टू आपकी जो फ्लोर स्लैब होती है। तो इसी तरीके से सारी चीजें हमें कहाँ पे पता चलेंगी? आपका जो मेरा आपका सेक्शन होता है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर मैंने अक्सर ये देखा है कि कई साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जो है आज के टाइम पे सिविल इंजीनियर्स को जो है बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना नहीं आता है। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो उस टाइम पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं थे और यूट्यूब पे भी कोई ज़्यादा ऐसा कोई लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे कि जिसकी हेल्प से जो है मैं आपका इस तरह के टॉपिक को जो है लर्न कर सकूं। लेकिन फिर मैंने जो है जो साइट पे काम किया, जो सीनियर्स थे उनकी हेल्प से जो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाना सीखा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो सॉलिट्यूड एजुकेशन जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे जो है आप बार बेंडिंग शेड्यूल लर्न कर सकते हो। इसमें आपका क्या होता है कि पूरा एक शेड्यूल बनता है कि कोई भी बार, जैसे कॉलम की बार है, आपको 4 मीटर कटिंग करनी है, उसकी 6 मीटर की कटिंग करनी है, कहाँ पे आपको 45 डिग्री के एंगल पे बेंड करना है, कहाँ पे आपको 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करना है, स्ट्रिप्स हमारी बनती है, टोटल वेट हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? आपका बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। एक साइट इंजीनियर को साइट पे ये जरूर आना चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है आपका जितने भी आपके आइटम होते हैं, चाहे आपका जैसे एक्सकेवेशन है या आपका स्लैब की कास्टिंग होनी है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ब्रिक वर्क है, आपका जो टाइल वर्क होना है, फिनिशिंग के आइटम है, सभी का एस्टिमेट जो है एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए। क्लियर? अब जैसे सपोज करो कि मुझे आपका कोई भी मेरी फ्लोर स्लैब है, उस फ्लोर स्लैब पे मुझे कास्टिंग करवानी है, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि मैं उस फ्लोर स्लैब में आपके कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाली है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकूं। या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर ब्रिक वर्क कराना है तो वहां पे कितनी नंबर ऑफ ब्रिक की मुझे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, या फिर कितने बैग ऑफ सीमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा? आपका एस्टिमेशन की हेल्प से पता चलेगा। तो एस्टिमेशन एक साइट इंजीनियर को जरूर आना चाहिए।
नेक्स्ट है मेरा आपका क्वालिटी कंट्रोल। अब साइट पे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल क्यों ना यूज कर लो, लेकिन अगर आपकी वर्कमैनशिप अगर आपकी पुअर है तो फिर उस क्वालिटी के मटेरियल को यूज करने का कोई आपका बेनिफिट नहीं है। ये एक ऐसा फैक्टर होता है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बिल्डिंग की लाइफ है, आपकी स्ट्रक्चर की लाइफ है, वो आपका इंक्रीज हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका ड्राइंग के अंदर आपका मेंशन है कि M35 आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि M35 मेरी जो कंक्रीट में यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअल में M35 है या नहीं है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि जो कंक्रीट मुझे आपका यूज करनी है जिस ग्रेड की, वो उस ग्रेड की है या नहीं है। तो ये सारी चीजें फैक्टर आपका मैटर करती हैं आपका किसके अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। सारे जो भी आपके टेस्ट होते हैं, अगर आप स्लैब कास्टिंग करा रहे हो तो ये देखो आपका यहाँ पे स्लम टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे हमें आपका आरसीसी की वर्केबिलिटी के बारे में पता चलता है कंक्रीट की। इसके अलावा आप सीमेंट यूज कर रहे हो, एग्रीगेट यूज कर रहे हो, जितने भी आप आइटम यूज कर रहे हो, हर आइटम की आपका टेस्टिंग आप करके जो है उसकी क्वालिटी को मेजर कर सकते हो कि वो आपका एज पर जो आपकी नॉर्म्स हैं, आईएस कोड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो स्पेसिफिकेशन रिकमेंड की है उस रिकमेंडेशन पे वो आपका मटेरियल खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, आपका क्वालिटी कंट्रोल की हेल्प से। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आता है वो है आपका साइट एग्जीक्यूशन। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब कोई फ्रेशर किसी साइट पे जाता है तो वो वहाँ पे जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, चाहे उसके जो जूनियर हैं, सुपरवाइजर्स हुए, आपके फोरमैन है या फिर जो लेबर है, उनको वो मैनेज ही नहीं कर पाता है। क्लियर। कभी हमने ये भी देखा है कि अक्सर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, लेबर हमारी नहीं सुन रही है, सुपरवाइजर हमारा नहीं सुन रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए या फिर आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी साइट को एग्जीक्यूट कर पाओ। जो आपकी वर्कमैन है, जो आपके नीचे जो आपके मैन पावर वर्क कर रही है, उसको आपको सही से मैनेज करना आना चाहिए, या फिर जो आपको ऊपर से जो प्लान मिलता है उस प्लान को आप इफेक्टिव वे में जो है आप क्या कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ। अगर आपको पता चला कि अब किसी स्लैब की कास्टिंग होनी है और आपको 7 दिन का वहां पे टाइम दिया गया है कि भाई 7 दिन के अंदर आपको जो है छत को रेडी रखना है और इस डेट में इसकी कास्टिंग होनी है, लेकिन आप जो है साइट को अपनी प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो और उस डेट तक जो फिनिशिंग टाइम आपको दिया गया है, डेडलाइन जो आपको दी गई है, उस डेडलाइन में आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई भी कंपनी जो होगी वो आपको प्रमोट क्यों करेगी या फिर आपको क्यों साइट पे वर्क करने के लिए रखेगी। तो साइट एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि साइट एग्जीक्यूशन में वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। अपने जूनियर्स सीनियर्स तो छोड़िए आप, मैं अपने जूनियर्स को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोई सुपरवाइजर नहीं सुन रहा है, लेबर नहीं सुन रही है, ठीक है ना। किसी काम के लिए अगर 5 लेबर की जरूरत पड़ी थी तो वही काम जो है वो 10 लेबर में करवा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि आपके पास जो मैन पावर है उसको कैसे इफेक्टिव वे में आपको यूज करना है। साथ ही साथ मटेरियल मैनेजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कि ऐसा तो नहीं है कि वेस्टेज बहुत ज्यादा साइट पे हो रही है या प्रॉपर इफेक्टिव वे में आप जो मटेरियल है उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें साइट एग्जीक्यूशन के अंदर आती है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए। चेकलिस्ट होती है साइट पे, आपका जो भी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आना चाहिए। डेली जितना भी आपका वर्क हो रहा है कि आरसीसी वर्क कितना हुआ, कंक्रीटिंग आपकी कितनी है, ब्रिक वर्क आपका कितना कंप्लीट, तो उसकी पूरी एक DPR आपकी बनती है, तो वो DPR आपको बनानी आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मटेरियल रिकंसिलेशन। मटेरियल रिकंसिलेशन क्या है कि काफी अच्छा टॉपिक है मटेरियल रिकंसिलेशन। अब साइट पे आप वर्क करा रहे हो तो आपको वेस्टेज का पता होना चाहिए। अब मैं जो भी साइट पे काम कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि मेरी वेस्टेज की परमिसेबल लिमिट है आपका 3% और वो आइटम मेरा जो है 3% से ज्यादा आपका एक्सीड कर रहा है। अगर सपोज करूँ मैं स्टील रेनफोर्समेंट की बात करूँ, परमिसेबल लिमिट है मेरी आपकी 3% वेस्टेज की और मेरी वेस्टेज आ रही है आपका 5%। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा आपका मटेरियल रिकंसिलेशन की हेल्प से। या फिर ऐसा तो नहीं है कि साइट पे मटेरियल आपका चोरी हो रहा है, क्योंकि साइट पे चोरी भी बहुत होती है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, आपका मटेरियल रिकंसिलेशन से। तो मटेरियल रिकंसिलेशन करना भी आपको आना चाहिए। कितना मटेरियल आपका कंज्यूम हो रहा है, कितना मटेरियल आपका बैलेंस है, कितना मटेरियल आपका जो है वेस्टेज में गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, साइट पे सेफ्टी फर्स्ट होती है, काम बाद में आता है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले होती है, क्योंकि लाइफ
बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका। चाहे आप हो, आपके नीचे जो लेबर काम कर रही है, जो भी स्टाफ साइट पे काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको सेफली वर्क करना आना चाहिए। क्लियर? जैसे कि प्रॉपर जो आपकी लेबर है, या फिर आपने प्रॉपर हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, आपने ये जो रिफ्लेक्टिव जैकेट है ये पहनी है कि नहीं पहनी है, प्रॉपर आपके पास में शूज होने चाहिए, जो सेफ्टी शूज होते हैं वो आपने पहने कि नहीं पहने। कोई भी मटेरियल को आप लिफ्ट कर रहे हो क्रेन की हेल्प से, तो प्रॉपर वो टाई है या नहीं है, उसके नीचे कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे ऊपर कोई मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो मेरी सेफ्टी के लिए तो वो खतरा है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी आनी चाहिए। कोई जैसे ज्यादातर का क्या होता है कि आपका साइड पे जैसे लिफ्ट की पिट होती है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक क्या होती है, ओपन होने, तो वो एरिया आपका कवर होना चाहिए, प्रॉपर नेट लगे होने चाहिए, वार्निंग साइंस होने चाहिए। अगर किसी जोन पे कहीं पे खतरा है तो वहां पे वार्निंग साइन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है नाइट के केसेस में अक्सर साइट पे किसी ऐसा कोई पोर्शन तो नहीं है साइट पे कि वहां पे आपकी लाइट नहीं है, तो प्रॉपर ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? प्रॉपर ये सारी चीजें जब आप साइट पे वर्क करा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट जो है, आप साइट इंजीनियर हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपके साथ जो वर्क किया कर रहे हैं आपके लेबर या फिर सुपरवाइजर्स, वो आपका सेफली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है, हर एक आइटम का अपना एक अलग आईएस कोड होता है। जैसे आपका आईएस 1200 की एक सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये सारे आईएस कोड हमें बताते हैं आपका मेजरमेंट्स के बारे में, कि साइट पे कैसे किसी भी आइटम को मेजर किया जाता है। इसके अलावा आईएस 456 काफी फेमस आपका आईएस कोड है, जिसका यूज किया जाता है आपका किसके लिए? आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो आपको जो है बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए आईएस कोड की। जो आईएस कोड आपके यूज के हैं वो आपको यहाँ पे उनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? इंपोर्टेंट आईएस कोड की एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वो देख सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हो। उसमें बताया गया कि आपका इंपोर्टेंट आईएस कोड जो कि एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए, कौन कौन से वो आईएस कोड होते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स। देखो आज के टाइम में क्या है कि सॉफ्टवेयर का जमाना है। विदाउट सॉफ्टवेयर जो है आप मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। कम से कम एक सिविल इंजीनियर को अगर कुछ ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं भी आते हैं तो 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को जरूर आने चाहिए। पहला है आपका MS एक्सेल और दूसरा है आपका यहाँ पे ऑटोकैड। ये 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। MS एक्सेल आपका सारा डाटा मैनेज करने के लिए, चाहे आपको बिलिंग करनी हो, एस्टिमेशन करना हो, लेबर एंट्री, मटेरियल रिकंसिलिएशन, इन सारी चीजों के लिए आपको कौन सा आपका यूज होगा? MS एक्सेल। इसके अलावा मेजरमेंट्स के लिए, आपका ड्राइंग्स के लिए, आपको कोई भी मेजरमेंट ऐसी है कि आप मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो उसको आप ऑटोकैड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 2 सॉफ्टवेयर जो है आपका, फर्स्ट ये वाला सॉफ्टवेयर और सेकंड आपका ये वाला सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल और ऑटोकैड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो कि आपका एक सिविल इंजीनियर को एटलीस्ट आने चाहिए। इसके अलावा टॉप 10 सॉफ्टवेयर की एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। क्लियर? उसमें हम लोगों ने बताया कि आपका कौन कौन से टॉप 10 सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर को अपनी लाइफ में जरूर सीखनी चाहिए। तो ये टोटल 10 स्किल्स के बारे में हमने आज की वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल साइट इंजीनियर बनना है और बहुत ही कम टाइम में अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाना है, तो आपको इन 10 स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर अभी तक आप इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे थे, सो आज से ही इन चीजों पे अपना फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी 10 पॉइंट मैंने बताए, इन सारे पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपकी करियर ग्रोथ भी यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे आपको नंबर्स दिए गए होंगे, इन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन की, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपका चैट का फीचर अवेलेबल है, जिसपे आपको 24/7 वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्लियर? और लास्ट, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।